पश्चिमी बंगाल के स्वातंत्र्य सेनानियों को जगत की यह पहली सहायता थी। उन चारों को भयंकर विष का इंजेक्शन दिया गया था। याकूब मिर्जा, नूरजहां और नन्हा रहमान। सांझ का समय, सारा दिन यात्रा में ही तो बीता था। शाम होते होते वह पद्मा नदी के किनारे पहुंच गए थे। याकूब मिर्जा बड़ी कठिनाई से नूर को मना सका था कि उपवास रखने से, अन्न जल छोड़ देने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। वो कच्ची सड़क के निकट कुछ झोपड़ियों की बस्ती में आ गए थे। नदी के किनारे मछुआरों की बस्ती में मछुओं ने उन्हें बताया था कि यहाँ शांति है, अभी तक यहाँ फौजी नहीं पहुँचे हैं। कुछ नौजवान नौक में पद्मा पार करना चाहते थे, उन्हें वैसी सहूलियत मिल भी गई। वही नौजवान बस्ती को चेतावनी दे गए थे कि संभल कर रहो, किसी क्षण भी पागल पाकिस्तानी आ सकते हैं। थोड़ा सा भात नूर ने लिया। याकूब मिर्जा को भूख थी, परंतु नूर की मनोदशा के कारण वह भी अधिक नहीं खा सका। अब उसने चाय का पानी चढ़ाया था। तभी एक यूरोपियन नौजवान को सहारा दिए बूढ़ा मछुआ आया। नूर और याकूब से बोला, ये भी अतिथि हैं, कोई खास बात नहीं है। ढाका से निरंतर पैदल चल रहे हैं, बुखार हो गया है। यूरोपियन नौजवान अंग्रेज था, वो एक समाचार एजेंसी का ढाका स्थित संवाददाता था। याकूब मिर्जा ने उसे कुछ भात दिया, चाय दी। नूर की उस व्यक्ति में स्वाभाविक उत्सुकता थी। जब वह कुछ सामान्य हुआ तो नूर ने उससे अंग्रेजी में पूछा, आपने ढाका में क्या देखा? इंसानियत का कत्लेआम। सहज स्वर में उस अंग्रेज युवक ने कहा। युवक का नाम था पीटरसन। पीटर कह रहा था, मैं इस्लामाबाद से पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के साथ आया था और अन्य पत्रकारों के साथ होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में ठहरा हुआ था। 25 मार्च को रात के 12 बजे से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने ढाका की गली गली में नाकाबंदी पूरी कर ली थी। शेख मुजीब की घोषणा के अनुसार अर्धरात्रि से पूर्व बंगाल स्वाधीन बांग्लादेश हो जाना था। मैं होटल से ये देखने निकल आया कि अब क्या होगा। उत्सुकता से नूर ने पूछा, तो क्या हुआ? कहा, न, इंसानियत का कत्लेआम। मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के पास था। ढाका विश्वविद्यालय को घेरने के लिए पाकिस्तानी फौज ने वहां तैनात 7 बंगाली फौजियों को गोली से उड़ा दिया। फिर दोनों ओर से सेना विश्वविद्यालय के अहाते में प्रविष्ट हुई। इसके बाद वो मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने विश्वविद्यालय में किसी को नहीं छोड़ा। अधिकतर विद्यार्थी सोए हुए थे, अधिकतर अध्यापक अपने क्वार्टरों में थे, परंतु सेना ने किसी को नहीं छोड़ा, अबोध शिशुओं को भी नहीं। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, परंतु किसी शिक्षा संस्था में ऐसा अत्याचार हुआ हो, यह मैंने न बर्बर युग के इतिहास में पढ़ा है, न मध्य युग के इतिहास में। ऐसा क्यों किया गया? स्तब्ध सी नूर ने पूछा, मैं नहीं जानता। मैं कैसे जान सकता हूँ? लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैं सोच सकता हूँ कि शायद ये सब इसलिए हुआ कि बंगाली बुद्धिजीवियों, राजनेताओं और राजनैतिक समझ के लोगों की नस्ल ही समाप्त कर दी जाए। क्या कह रहे हैं आप? याकूब मिर्जा बोला, कहीं ऐसा भी होता है? जी हाँ, नहीं हो सकता, परंतु इंसान की तरह जानवर तो सोचता नहीं है न। मैं लौटकर होटल नहीं पहुंचा। मैं सारी रात और एक पहर दिन तक अपने आप को छुपाता हुआ सारे दृश्य देखता रहा। उन लोगों ने पूरी बस्तियों को आग लगाकर नागरिकों को जिंदा जला दिया है। मैंने ढाका के मोहल्ले धान मंडी, तातीपड़ा, जौहरियों के मार्केट, ठट्ठा बाजार आदि में भयंकर अग्निकांड और कत्लेआम अपनी आंखों से देखे हैं। मुझे आश्चर्य है कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए मैंने सैकड़ों चित्र भी लिए हैं। अगर जिंदा भारत तक पहुँच गया तो दुनिया जानेगी बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिकों ने कैसे अत्याचार किए हैं। नूर उस विदेशी से बहुत देर तक बातें करती रही। याकूब मिर्जा जाग रहा था, परंतु प्रकट में वह ऐसा अभिनय कर रहा था मानो सो गया हो। जैसे भी हो, याकूब पीटरसन के वह फिल्म नेगेटिव नष्ट कर देना चाहता था जो उसने प्राणों की बाजी लगाकर प्राप्त किए थे। परंतु पीटरसन को बुखार के कारण बहुत रात तक नींद नहीं आई। उसे नींद आने की प्रतीक्षा में याकूब स्वयं सो गया। सुबह जब याकूब मिर्जा उठा तो मछुआ बस्ती के एक व्यक्ति ने कहा, साहब सुबह सुबह ही नदी पार करके चला गया। उसने कहा कि होश रहते वह रुक नहीं सकता। जिन चित्रों की सुरक्षा के लिए ही वह लौटकर होटल नहीं गया और दर-बदर फिरता रहा है, वह चाहता है वे चित्र शीघ्र ही शेष संसार के सम्मुख पहुंच जाएं। वह आप लोगों के लिए सलाम बोल गया है। सचमुच याकूब मिर्जा को खेद हुआ।
उसे लगा जैसे अभी तक वह अपने समस्त कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहा है। ओह, उसे नूरजहां से मोह होता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जगत बेझिझक कर्नल के कैंप में प्रविष्ट हुआ। कैंप यह आम, कटहल और केलों का बाग था, जहां कर्नल जावेद ने खुलना से भागकर पड़ाव डाला था। उसे मार्शल लॉ प्रशासक का स्पष्ट आदेश मिला था कि चाहे खुलना की आधी आबादी को काट देना पड़े, लेकिन कोई सिर न उठाने पाए। कोई शेख मुजीब, आवामी लीग और बांग्लादेश का नाम न लेने पाए। कर्नल जावेद ने वैसा कर देना भी चाहा था और बहुत हद तक वैसा हुआ भी, परंतु उसे प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खुलना के नौजवानों ने जमकर प्रतिरोध किया। लगभग 1500 सैनिक मारे गए, लगभग 3000 ढाका की ओर भाग गए और स्थिति विषम देखकर 700 सैनिकों सहित कत्लेआम करता हुआ कर्नल जावेद इधर निकल आया। यहाँ आकर खाया खुदवाली और हेडक्वार्टर को संदेश भेजा कि और कुमुक भेजो, तभी खुलना पर फिर से कब्जा करना संभव है। भागते भागते 34 युवा स्त्रियों को भी उसने पकड़वा लिया था। गुस्से से पागल हो गया था कर्नल जावेद, और उन्हीं 34 स्त्रियों में से एक ने बहुतों के देखते देखते पेट्रोल का टीन अपने ऊपर उलट लिया और न जाने कहां से वह माचिस पा गई। उसने अपने आप को आग लगाकर जय बांग्ला चीखते हुए प्राण दे दिए। इस घटना को देखकर कर्नल जावेद का अपना बेटा कैप्टन जब्बार चीखकर बेहोश हो गया। होश में आया तो उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और पागल जैसी अवस्था हो गई उसकी। जब्बार को बांध देना पड़ा था और कर्नल जावेद बेटे के कारण चिंतित था। जगत निस्संकोच उसके पास पहुंचा और पंजाबी में बोला, मुझे किसी ने खबर दी है कर्नल कि आपको डॉक्टर की जरूरत है। बड़ी मुश्किल से मैं उन लोगों से बचकर आया हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है, मैं एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट का डॉक्टर हूँ। कर्नल ने उदास दृष्टि से जगत की ओर देखा। मेरा एक पर्सनल काम है दोस्त, पर्सनल काम। मेरा बेटा पागल हो गया है। अरे कैसे? तुम तो पंजाबी हो यार, तुमसे क्या छिपाओ। बाग के बंगले की कोठी के उस कमरे में कर्नल ने वह सभी घटनाएं बता दी जो दिन में घटित हुई थी। पूरी कहानी सुनने के बाद जगत आवश्यकता से अधिक गंभीर हो गया। कुछ कर सकते हो? कोशिश तो करूंगा ही, लेकिन कर्नल मुझे मुआफ करेंगे? आप पर ही मेरी सारी उम्मीदें हैं। आप ही खुलना दोबारा फतह कर सकते हैं। मैं पहले आपकी जांच करूंगा। मेरी जांच? क्या हर्ज है? नहीं, कोई हर्ज नहीं है। उसने कर्नल को लिटा दिया और उसकी बांह से रक्तचाप मापक यंत्र की नली बांध दी। बाबा रे! वो बोला, क्या हुआ? आपका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है। ओह, सचमुच मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर। कर्नल साफ कोई के लिए मुझे माफ करेंगे, चाहे पाकिस्तान जहन्नुम में जाए, चाहे खुलना जहन्नुम में जाए। आपको पूरी रात जमकर नींद लेनी होगी, वरना माफ कीजिएगा, घर का धमाका होकर धुकधुकी बंद हो सकती है और आपके बाल बच्चे हमेशा के लिए याहिया खां और टिक्का खां की जान को रोएंगे। मुझे हुक्म दीजिए कि मैं आपको नींद लाने के लिए एक इंजेक्शन दे दूं। जरूर, लेकिन डॉक्टर, मेरा बेटा। यकीन कीजिए, मैं जो कर सकूंगा जरूर करूंगा। घबराए नहीं, वैसा इंजेक्शन नहीं है कि लगाते ही फौरन नींद आ जाए। अंदर जाकर भी इंजेक्शन को काफी खींचतान करनी होगी। जगत ने कर्नल को एक इंजेक्शन लगाया। इसके बाद कर्नल उसे वहां ले गया जहां उसका युवा पुत्र रस्सी से बंधा हुआ था। तब अपेक्षाकृत कर्नल पुत्र कैप्टन शांत था, परंतु बाप को देखते ही वह चीखा। धीमे से जगत ने कर्नल से कहा, आपको वही सब करना है जो मैं कहूँगा। जगत पागल कैप्टन के निकट पहुंच गया। पंजाबी में ही जगत बोला, गलत मत समझना कैप्टन, मैं आपका इलाज करने नहीं आया हूँ, मैं आपके अब्बा का इलाज करने आया था। यह उस जलती हुई औरत को देखकर दिल का धक्का खा गए। खैर, इन्होंने फैसला किया है कि उन बेगुनाह औरतों को छोड़ देंगे अभी फौरन। इन्हें खोलो। नहीं नहीं, अपेक्षाकृत ऊंचे स्वर में कैप्टन बोला, यह ऐसा नहीं करेंगे, ये कातिल हैं, यह ऐसा ही कर रहे हैं दोस्त, यह ऐसा ही कर रहे हैं। अभी फौरन आप देखिए, सभी कुछ आपके सामने होगा। कैप्टन को खोला जा रहा था। अलग ले जाकर कर्नल से जगत बोला, मैं जानता हूँ हाथ आया माल कोई नहीं छोड़ता, लेकिन अगर लड़के को पागल होने से बचाना है तो कम से कम छोड़ देने का दिखावा तो करना ही है। मैं भी साथ चलूंगा, आप भी साथ चलेंगे। हम सभी औरतों को ट्रक में भरकर ले चलते हैं। इसे नींद का इंजेक्शन लगा देना है।
कुछ देर बाद ये सो जाएगा। हम ट्रक और औरतों को वापस ले आएंगे। दरअसल बड़ी सफाई से कर्नल का उल्लू बनाया गया। जगत ने उन बदनसीब औरतों के साथ घोड़ी भी ट्रक में चढ़वा दी। कर्नल और उसके बेटे कैप्टन को भी बैठाया, परंतु ड्राइवर खुद बना। ट्रक साफ कैंप से बाहर आ गया। बाहर आकर जगत ने पागल कैप्टन को राजी कर लिया। उसने खुशी खुशी इंजेक्शन लगवा लिया। इसका अर्थ यह नहीं था कि कैप्टन ठीक हो गया था। वह अब भी सभी कुछ फटी फटी आंखों से देखता था। केवल उसकी उत्तेजना समाप्त हो गई थी। कर्नल खर्राटे भर रहा था, कैप्टन ऊँघ रहा था और जगत इस तरकीब से अपहृत महिलाओं को मुक्त कराकर खुलना नगर में प्रविष्ट हुआ। वहां मुक्ति सैनिकों का आधिपत्य था। जगत की यह कारगुजारी उन्होंने विस्मय से सुनी और नींद में गाफिल कर्नल और उसके पागल बेटे को जब उसने मुक्ति सैनिकों को सौंपा तो वह मुक्ति सैनिकों का विश्वासी मित्र बन गया। अब शेष रात्रि जगत विश्राम करना चाहता था। सुबह तब जबकि याकूब मिर्जा, नूरजहां, नन्हे रहमान सहित पुनः आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, यकायक शोर गूंजा। सेना, हथियारों की सेना। उफ, क्या वह लोग अब किसी को जिंदा छोड़ेंगे? मछुए तेजी से जरूरी सामान अपनी नावों में लादने लगे थे। उन्हीं में का एक नवयुवक एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ा ये सूचना दे रहा था, परंतु कुछ मिनटों की घबराहट यकायक सुखद आश्चर्य में परिवर्तित हो गई। ऊंचे वृक्ष पर चढ़ा नौजवान मछुआ फिर चिल्लाया, सेना, अरे ये तो अपनी सेना है, अपनी सेना मुजीब का झंडा लिए है। घबराने की जरूरत नहीं काका जी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, अपनी सेना, मुजीब का झंडा। दरअसल ये थी पूर्वी पाकिस्तान राइफल की एक यूनिट। वो एक ट्रक तथा कुछ जीप कारों में बैठे थे। देखकर जनता त्रस्त न हो, इसलिए उन्होंने अवामी लीग का बड़ा सा झंडा लगा रखा था। वो कुल मिलाकर 150 की संख्या में थे और उनका नेतृत्व एक मेजर कर रहा था। इस छोटी सी मछुआ बस्ती के स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी उस ओर दौड़े। एक बूढ़ा मछुआ जो इस बस्ती का पंच था, एक टोकरी ताजी मछली और कुछ फूल अंजुली में लेकर आगे बढ़ा। स्वागतम, हम गरीब मछुए हैं, धन्यवाद। मेजर ने बूढ़े की अंजुली से आदरपूर्वक फूल लेते हुए कहा, मैं आपका फौजी बेटा हूँ काका जी, हम सब आपके बेटे हैं। यह उस सेना की एक टुकड़ी है जो पहले पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स कहलाती थी और अब मुक्ति वाहिनी है। मैं मेजर गुल हमीद पीछे से निरंतर तबाही और बर्बादी देखता आ रहा हूँ, परंतु अल्लाह की मेहरबानी से लगता है इस छोटी सी बस्ती तक वे खूनी जल्लाद नहीं पहुँच पाए हैं। मुझे उन भाई बहनों की तलाश है जिन्होंने उन्हें पीछे रोका है और अच्छा सबक दिया है। क्या आपको इस विषय में कुछ जानकारी है? ये सुनकर नूरजहां आगे बढ़ी, बहन आप? मैं नूरजहां, गांव बेरा दानगा, वहाँ जहाँ। जी हाँ, वही तो उन लोगों से निर्णायक मुठभेड़ हुई, परंतु दुर्भाग्य से हम बचे सवा दो। मैं ढाका के ये प्रमोद घोष और यह नन्हा मुजीबुर रहमान। जात का शेख नहीं, मछुआ। ओह धन्यवाद। तो बहन, क्या सभी समाप्त हो गए? ना, बूढ़े, स्त्रियां और बहुत से बच्चे चले गए थे, जाने कहाँ। हमारे कुल 30 शहीद हुए। हमें आप लोगों की तलाश थी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं और घोष बाबू आपके सिपाही होना चाहते हैं। वैसे मैं और प्रमोद बाबू दोनों ग्रेजुएट हैं। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि हम जल्दी ही ट्रेंड हो सकेंगे और विश्वास कीजिए आपके अच्छे सिपाही साबित हो सकेंगे। अब तो इस बच्चे की जीवन रक्षा हो ही गई, इसे हम इस बस्ती की किसी माँ को सौंप देंगे। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।